इस वीडियो में हम लोग अगले सेशन को डिस्कस करेंगे और सेशन में आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें आपको आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, एक्शन एंड एथिकल इशू। ये जो आपका टॉपिक है वो आपको क्लास 9 का ही बुक का है, ठीक है। और इसमें आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग में जो है नया टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जितना भी टॉपिक है, जैसे पहले मैंने बताया था कि सारे टॉपिक को हम लोग एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो आपका 1 बाय 1 टॉपिक जो है अपलोड किया गया है और कुछ आपको समझाया गया है और आप इसको क्लास 9 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट सेशन, जो भी आपका सेशन का नाम दिया हुआ है, हर एक सेशन को हमने यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, एमसीक्यू हो या क्वेश्चन आंसर हो, सारा चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका सबसे पहला आपको एमसीक्यू दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हाट इज द 4W कैनवास यूज फॉर। 4W कैनवास जो है उसका यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा आइडेंटिफाइंग एथिकल रिस्क इन एआई, डिफाइनिंग द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, सेटिंग मेजरेबल गोल्स और क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान। तो आपका इसमें हो जाएगा डिफाइनिंग द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड, विच क्वेश्चन डज द व्हाट सेक्शन आंसर। आपका ऑप्शन में हो जाएगा व्हाई द प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व। सेकेंड आपका हो जाएगा हु द स्टेक होल्डर्स आर। थर्ड में आपका हो जाएगा अ कंसाइन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड फोर्थ आपका हो जाएगा द नेक्स्ट स्टेप टू टेक। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। थर्ड में व्हाट डज द व्हाई सेक्शन कैप्चर। यहाँ पे आपको हो जाएगा द बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। थर्ड आपका हो गया द प्लान्ड एक्शन। फोर्थ में आपका हो जाएगा द एथिकल कंसिडरेशन। तो आपका ये चारों ऑप्शन अकॉर्डिंग जो होगा द बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैटेगरी इन द 4W कैनवास। 4W कैनवास के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा उसके कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपका व्हाट आता है, हु भी आता है, ये भी आता है, इसका मतलब होल आपका नहीं आएगा, ये आपको नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हु शुड बी आइडेंटिफाई इन द हु सेक्शन। हु सेक्शन में किसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एआई रिसर्चर, की स्टेक होल्डर्स, डेटा सोर्स या मॉडल आर्किटेक्चर। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो की स्टेक होल्डर्स हो जाएगा। 6 नंबर, व्हाट डज द 4W फ्रेमवर्क प्रोवाइड। 4W जो फ्रेमवर्क है उसके द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका हो जाएगा अ प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन वर्क फ्लो। सेकेंड आपका हो गया टूल्स फॉर मॉडल डेवलपमेंट। थर्ड आपका हो जाएगा अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम स्कोपिंग अप्रोच और फोर्थ आपका हो जाएगा स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्लान। तो आपका इसमें एक्यूरेट आंसर जो होगा अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम स्कोपिंग अप्रोच हो जाएगा। उसके बाद विच सेक्शन आउटलाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, व्हाट, व्हाई, हु और व्हाट नेक्स्ट। इसमें आपका हो जाएगा व्हाट, ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा। 8 में आपका हो गया हु शुड बी कंसल्टेड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। तो आपका होगा एआई रिसर्चर, स्टेक होल्डर्स, डेटा इंजीनियर्स और बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपका हो जाएगा इसमें स्टेक होल्डर्स। उसके बाद 9, विच सेक्शन आइडेंटिफाई द नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप्स, व्हाट, व्हाई, हु और व्हाट नेक्स्ट। आपका इसमें हो जाएगा व्हाट्स नेक्स्ट। उसके बाद 10 नंबर है व्हाट डज द व्हाट सेक्शन एम टू कैप्चर। आपका ऑप्शन में है लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, बी आपका हो गया हाई लेवल गोल्स, थर्ड आपका हो गया कंसाइन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और फोर्थ आपका हो गया डेटा रिक्वायरमेंट। तो आपका चारों में एक्यूरेट आंसर जो होगा व्हाट एक्शन एम टू कैप्चर, इसमें जो कंसाइन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। 11, हुज पर्सपेक्टिव शुड बी गैदर्ड इन द हु सेक्शन, एआई डेवलपर, डेटा सोर्स,
की स्टेक होल्डर्स और मॉडल एवेल्यूएटर्स आपका हो जाएगा इसमें की स्टेक होल्डर्स। 12 नंबर, व्हाट डज अ हाई लेवल गोल नीड टू बी ब्रोकन इनटू, इसमें से आपको कौन सा आंसर होगा? इंडिविजुअल डेटा लेबलिंग टास्क, कोड मॉड्यूल एंड पैकेज, कंक्रीट एक्शन एंड माइलस्टोन, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट यूजिंग 4W, आपका ये हो जाएगा कंक्रीट एक्शन एंड माइलस्टोन हो जाएगा। उसके बाद 13, वाई शुड बी यूज अ स्ट्रक्चर अप्रोच लाइक द 4W कैनवास, आपका हो जाएगा टू रैपिडली प्रोटोटाइप मॉडल, टू एलोकेट कंप्यूटर रिसोर्स, टू स्कोप द प्रॉब्लम इफेक्टिवली, टू डिफाइन मॉडलिंग टेक्निक, आपका इसका आंसर जो होगा टू स्कोप द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। 14, विच सेक्शन कैप्चर द बेनिफिट्स एंड मोटिवेशन, तो आपका हो जाएगा व्हाट, वाई, हु और व्हाट नेक्स्ट, इसमें आपका हो जाएगा वाई। अब देखिए है क्वेश्चन 15 है, इट आंसर्स 4 की क्वेश्चंस। 4 की क्वेश्चन अगर 4W कैनवास अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो 4 की क्वेश्चन कौन सा होगा? तो सबसे पहला आपका होता है हु, यहां पे लिखेंगे हु। सेकेंड आपका होता है व्हाट, थर्ड आपका होता है वेयर, इसमें वेयर या वेन दोनों लिख सकते हैं, वेयर ऑब्लिक वेन, और चौथा आपका हो गया वाई। ठीक है, अब क्या है? द डैश फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच, आपका हो जाएगा 4WS। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, द 4W कैनवास हेल्प्स क्लियरली स्कोप द डैश एंड डैश एस्पेक्ट्स, तो आपका होगा क्लियरली स्कोप द कोर, यहां लिखेंगे कोर, और आपका हो जाएगा प्रॉब्लम एस्पेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद है द व्हाट सेक्शन कैप्चर और डैश प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, तो आपका हो गया कंसाइज, CONCISE कंसाइज। ठीक है, 19 में एथिकल डैश लाइक बायस एंड प्राइवेसी मस्ट बी आइडेंटिफाइड अर्ली, तो आपका हो जाएगा एथिकल रिस्क हो जाएगा, रिस्क लाइक बायस एंड प्राइवेसी मस्ट बी आइडेंटिफाई अर्ली, तो यहां पे आपको जाएगा एथिकल रिस्क, RISK रिस्क। ठीक है, अब है द वाई सेक्शन कैप्चर द डैश ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आपका हो जाएगा बेनिफिट्स, यहां लिखेंगे बेनिफिट्स हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा कंसल्टिंग स्टेक होल्डर्स इंश्योर एड्रेसिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, यहां आप क्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट्स। ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा हाई लेवल गोल नीड टू बी डैश एंड डैश, आपका इसमें हो जाएगा मेजरेबल, हाई लेवल गोल नीड टू बी मेजरेबल, MEASURABLE मेजरेबल, एंड आपका हो जाएगा स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ब्रेकिंग डाउन गोल क्रिएट्स एंड डैश प्लान, आपका हो जाएगा ब्रेकिंग डाउन गोल्स क्रिएट एंड एक्सिक्यूटेबल प्लान हो जाएगा, जो एक्सिक्यूट हो सके, एक्सिक्यूटेबल। ठीक है, EXECUTABLE। उसके बाद है प्रोएक्टिव स्टेप्स मिटिगेट पोटेंशियल डैश रिस्क, प्रोएक्टिव स्टेप्स मिटिगेट पोटेंशियल डैश रिस्क, आपका हो जाएगा एथिकल रिस्क हो जाएगा। उसके बाद द 4Ws प्रोवाइड डैश फॉर स्कोपिंग AI प्रॉब्लम, आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहां लिखेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद द व्हाट नेक्स्ट टर्न प्रॉब्लम इनटू डैश प्रोजेक्ट, आपका हो जाएगा इसमें एक्शनेबल प्रोजेक्ट, एक्शनेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद 27 डिफाइंड
डैश एंड डैश आर की आउटपुट, आपका हो जाएगा डिफाइंड गोल। यहां आप लिखेंगे डिफाइंड गोल्स एंड आपका हो जाएगा एक्शन आर की आउटपुट्स। उसके बाद लिखेंगे 28 में द ओवरऑल प्रोसेस अलाइन एवरीवन ऑन द ओवरऑल प्रोसेस अलाइन एवरीवन ऑन द कोर प्रॉब्लम। यहां लिखेंगे कोर प्रॉब्लम, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एथिकल प्रैक्टिसेज ओनली मैटर फॉर सम एआई एप्लीकेशन, आपका हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स होगा। ह्यूमन कंट्रोल ओवर एआई सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड, आपका हो जाएगा ट्रू, इसमें हम लोग ट्रू करेंगे। थर्ड आपका हो जाएगा द 4W फ्रेमवर्क हैज नथिंग टू डू विथ प्लानिंग, आपका फॉल्स हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर प्रोवाइड डाइवर्स व्यू पॉइंट, आपका हो जाएगा इसमें ट्रू। उसके बाद सेटिंग मेजरेबल गोल इज अनइम्पॉर्टेंट, आपका ये फॉल्स हो जाएगा। एक्सक्यूशन प्लानिंग डज नॉट रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डाउन गोल, आपका ये भी इसके अकॉर्डिंग फॉल्स हो जाएगा। 35 में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इज नॉट कंसीडर्ड एन एथिकल रिस्क, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इज नॉट कंसीडर्ड एन एथिकल रिस्क, यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 36 द 4W कैनवास ओमिट डिफाइनिंग एक्शन अराउंड द प्रॉब्लम, यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा। 37 एथिकल रिस्क नीड टू बी प्रायोरिटाइज फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, ये आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि इनिशियल स्टेज से आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। 38 द 4W अप्रोच एड्स इन क्रिएटिंग एक्शनेबल प्रोजेक्ट प्लान, ये आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद कंसिडरिंग एथिक्स कैन इंपैक्ट सिस्टम डिजाइन डिसीजन, ये आपका ट्रू हो जाएगा। प्रॉब्लम स्कोपिंग यूजिंग द 4W इज द फाइनल स्टेज, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। द 4W प्रोवाइड नो आउटपुट टू गाइड सब स्क्यूएंट वर्क, यह भी आपका हो गया फॉल्स। स्कोपिंग द प्रॉब्लम इज ऑप्शनल फॉर ए स्मॉल स्केल एआई प्रोजेक्ट, स्कोपिंग द प्रॉब्लम इज ऑप्शनल फॉर ए स्मॉल स्केल एआई प्रोजेक्ट, ये आपको फॉल्स हो जाएगा। 43 स्ट्रक्चर अप्रोच इनहेंस इफेक्टिव प्लानिंग फॉर एआई, ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 44 है व्हाट इज 4W कैनवास एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ 4W कैनवास। 4W कैनवास क्या होता है और उसका कंपोनेंट्स क्या है। देखिए 4W कैनवास इज ए सिंपल फ्रेमवर्क यूज्ड टू एनालाइज and understand the problem or situation by answering 4 key question that start with the letter W। देखिए 4W कैनवास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जो क्वेश्चन है या जो आपने फ्रेमवर्क तैयार किया है उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका सिचुएशन क्या है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यानी आप हर सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन को एराइज करेंगे वो आपका 4W कैनवास के अकॉर्डिंग आता है। यानी इसमें आपको हो जाएगा हु, व्हाट, वेयर और व्हाई, यानी ये आपको चारों कैनवास के अकॉर्डिंग ये आपको 4 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग के जरिए आपको एराइज होते हैं और उससे आपका प्रोजेक्ट का जो नीड है वो समझ में आता है। तो सबसे पहला आपको कंपोनेंट में क्या हो गया, हु मतलब क्या हो गया, हु आर द स्टेक होल्डर्स और पीपल इन्वॉल्व, हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, हु विल बेनिफिट फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसमें ये हो गया कि इसमें कौन स्टेक होल्डर है या कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किसको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको सॉल्यूशन मिलेगा, ये आपका हो गया हु के अकॉर्डिंग। जब आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप हु को वहां एनालाइज कीजिए और ये पता कीजिए कि जो आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कौन लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, और उससे उसका क्या बेनिफिट्स होगा। सेकेंड,
व्हाट में है व्हाट इज द प्रॉब्लम और नीड, व्हाट आर द की इशू और रिक्वायरमेंट। जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट का नीड क्या है और उस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको 4W कैनवास में पता करना होता है। उसके बाद वेयर डज द प्रॉब्लम अकर एंड व्हाट इज द लोकेशन और सिचुएशन वेयर दिस नीड अराइज। और ये प्रॉब्लम जो है कहाँ इशू हुआ, कहाँ राइज हुआ, ये आपका वेयर के अकॉर्डिंग आएगा। एंड व्हाट इज द लोकेशन और सिचुएशन वेयर दिस नीड अराइज, और वो ऐसा कौन सा जगह है जहां पे ये प्रॉब्लम जो है राइज हुआ, यानी प्रॉब्लम जो शुरुआत हुआ उस जगह को फाइंड आउट करना होता है, यानी सिचुएशन को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद है वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम अराइज हुआ उसको सॉल्व करना क्यों जरूरी है, ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड, वाई डू पीपल नीड ए सॉल्यूशन, और ये जो प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को क्यों चाहिए, ये आपको 4W कैनवास के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन है 45, टेक एग्जाम्पल फेबल ऑफ योर चॉइस, क्रिएट अ 4W कैनवास फॉर इट। देखिए यहाँ पे कोई भी फेबल लिखना है, कोई भी एक कहानी लेके चलना है, उस कहानी के अकॉर्डिंग 4W कैनवास में उसको एडजस्ट करना है। अब बताना है कि जो कहानी है वो 4W कैनवास में कैसे एडजस्ट होगा, कैसे वो उस कहानी को हम लोग उसमें फिट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक आपका फेबल दिया हुआ है द टॉर्टोइज एंड हियर, जिसमें कहानी आपने सुना होगा कछुआ और खरगोश का, ठीक है, जो आपको 4W कैनवास के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। हु है, तो इसमें आप क्या हो गया, कैरेक्टर कौन कौन था, आपका टॉर्टोइज हो गया जो बहुत धीरे चलता था, और एक आपको हियर हो गया मतलब खरगोश जो हो गया वो आपको बहुत फास्ट चलता था। इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर में मान लीजिए कुछ एनिमल्स जो उसको देखने वाले थे, जिसको हम बोलते हैं दर्शक, दर्शक देखने वाले थे, कुछ जानवर जो इस रेस को देख रहा था। अब देखिए वाट है, वाट में क्या हो गया, रेस इज हेल्ड बिटवीन टॉर्टोइज एंड हियर, यहाँ पे आपको रेस जो है वो कछुआ खरगोश के बीच में हुआ। द हियर कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीड मॉक द टॉर्टोइज एंड टेक अ नैप मिड रेस। अब क्या हुआ कि हियर जो था, जो आपको खरगोश था, वो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि भाई जो होगा हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि हम तो फास्ट दौड़ते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बीच में आराम करना शुरू कर दिया। टॉर्टोइज कंटिन्यूअसली स्टेडली एंड इवेंटली विन द रेस, और टॉर्टोइज जो था वो धीरे धीरे अपने किसी काम को करता रहा, चलते रहा, और आखिरकार वो जो है रेस को जीत गया। ये आपका दिया हुआ है वाट अकॉर्डिंग। वेयर अ कंट्री साइड पाथ ऑफ वुडलैंड ट्रेल नॉट एक्सैक्टली डिफाइंड बट गेट जनरली इमेजिन एज अ नेचुरल आउटडोर सेटिंग सुटेबल फॉर रेस। अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज आपका हुआ, जैसे रेस जो हुआ कहाँ पे हुआ, कौन सिचुएशन में हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लेकर चलना है, ठीक है। वाई द हियर वाज ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर एस्टिमेटेड द टॉर्टोइज, यहाँ पे क्या है कि जो आपको हियर था मतलब जो खरगोश था वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम तो जीत जाएंगे, ठीक है, और उसने टॉर्टोइज को अंडर एस्टिमेट किया। The tortoise was determined, consistent and did not give up। और tortoise जो था वो डिटरमाइन था, कंसिस्टेंट था, और वो हर चीज को एकदम आराम से करते चला गया, कंटिन्यूअस में करते चला गया। तो इससे क्या फायदा मिला कि मोरल आपको ये मिला कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, मतलब किसी काम को अगर आराम से करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आप एक दिन किसी रेस को जरूर जीतते हैं। ऐसा नहीं एक दिन खूब पढ़ाई कर ली है, दूसरे दिन पढ़ाई ही नहीं की, ये क्या होगा, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक दिन आप अच्छे स्कोर जरूर करेंगे, इसका मतलब यही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 46 है, डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हाउ इज 4W कैनवास यूजफुल इन प्रिपेयरिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है और 4W कैनवास जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को प्रिपेयर करने में कैसे हेल्पफुल होता है। तो पहला, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू दैट नीड टू बी सॉल्व, इट एक्सप्लेन। देखो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है वो एक शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन होता है कि कोई भी इशू जो है वो क्यों हुआ, उसकी आवश्यकता क्या हुआ और वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इट एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम इज, व्हाई इज इट मैटर, हु इज इफेक्टेड एंड वेयर एंड व्हेन इट हैपेंड।
ये आपको 4 प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, मैटर क्या था, कौन इफेक्टेड हुआ और ये कब और कहां हुआ, ये सब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद देखिए 4W कैनवास यूजफुल फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या हो गया, पहला यहाँ 4 देखिए, चारों का यूज आपका हु है। हु का मतलब ये हो गया आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर पीपल इन्वॉल्व, जिसमें आपको जो कैरेक्टर या पीपल जो है वो इन्वॉल्व कौन सा है प्रॉब्लम में, उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड क्लियरफाई द इवेंट इशू और चैलेंज, इसमें आपको जो इवेंट होगा, इशू होगा या चैलेंज होगा उसको क्लियर करना है। वेयर में सेट द सीन और लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, और इसमें जो सीन था या लोकेशन था प्रॉब्लम का उसको सेट करना होगा। और वाई में एक्सप्लेन द कॉज और रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम, यानी इसमें आपको पता करना होगा कि आपका जो प्रॉब्लम था उसका कॉज या रीजन क्या था, उसको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 47 है, यूजिंग एग्जाम्पल फेबल यूज इन सेशन हु विल बेल द कैट, राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कीपिंग इन स्टैक होल्डर एंड द प्रॉब्लम। देखिए एक कहानी आपने पढ़ा होगा कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है। तो उसी पे आपको बताना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, मतलब उसमें स्टैक होल्डर कौन था, प्रॉब्लम क्या था, यह आपको बताना है कहानी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, द माइस आर लिविंग कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय अ कैट ऑल्दो दे कम विद अ स्मार्ट आइडिया टू स्टे सेफ बाय बेलिंग द कैट। प्रॉब्लम ये था कि वहां कुछ चूहा लोग रह रहे थे और चूहा जो था वो बिल्ली के आतंक से प्रभावित था, ठीक है। तो चूहा के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई उसके गर्दन में जाके कोई जो है आपको घंटी बांधेगा, ठीक है। ये कहानी में है। नन ऑफ देम आर विलिंग टू एबल टू टेक रिस्क ऑफ डूइंग इट। अब घंटी बांधने का है तो कोई भी तैयार नहीं हुआ घंटी बांधने के लिए, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर रिस्क लेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो उसमें से कोई भी ये जो चूहा था वो रिस्क लेने के तैयार नहीं हुआ, ठीक है। एज रिजल्ट द प्रॉब्लम रिमेन अनसॉल्व, और उसके कारण से क्या हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं, यानी न गर्दन में घंटी बंधा और न प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। शोइंग द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड एक्शन वेयर नो मोर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो प्लानिंग हुआ और जो एक्शन हुआ दोनों के बीच में गैप हो गया, मतलब दोनों जो है प्लानिंग हुआ लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपका टास्क जो था वो इनकम्प्लीट रह गया। अब देखिए स्टैक होल्डर कौन हुआ इस फेबल में, द माइस, दे आर वन ऑफ द फेसिंग द प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। इसमें चूहा हो गया जो आपको प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और एक नया सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहता है, यानी वो बिल्ली से कैसे बचेगा। और कैट क्या हो गया, इट इज अ सोर्स ऑफ डेंजर फॉर द माइस, यानी कैट जो है हमेशा चूहों के लिए खतरा बना रहता था। तो आपको इसमें स्टैक होल्डर फेबल्स हो गया, जिसमें आपको बिल्ली और चूहा दोनों का अलग अलग कंडीशन को दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद लिखना होगा तो कहानी में जो भी आपका प्रॉब्लम फेस किया गया वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा, और स्टैक होल्डर में क्या हो गया, यानी कि जो उसमें कैरेक्टर हो गया वो आपको स्टैक होल्डर कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, डज अ 4W कैनवास हेल्प यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड इट इशू टू बी टैकल। तो क्या आपको 4W कैनवास जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है या किसी भी इशू को टैकल करने में हेल्प करता है या नहीं करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। यस, a 4W canvas help us to understand a problem clearly and identify the issue that need to be tackled। तो 4W कैनवास के मदद से किसी प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इट इज सिंपल एंड स्ट्रक्चर मेथड यूज्ड टू एनालाइज अ प्रॉब्लम बाय आस्किंग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, समझना है, तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखिए जिससे आपका इशू, प्रॉब्लम या फिर कोई भी सिचुएशन जो है उसको समझने में आसानी होगा। पहला क्या है, पहला यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है। इसमें क्या होगा, हेल्प द अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इशू, यानी इसमें जो एग्जैक्ट इशू होगा उसको समझने में हेल्प करेगा।
सेकेंड, why is it a problem, वो प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट ऑफ प्रॉब्लम, यानी वो जो प्रॉब्लम है उसका इम्पैक्ट या इंपॉर्टेंस को पहले समझना है, ठीक है। उसके थर्ड में, हु इज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से कौन इफेक्ट हुआ। आइडेंटिफाई द पीपल और ग्रुप फेसिंग द इशू, यानी आपको पर्सन फाइंड आउट करना होगा या ऐसे लोग फाइंड आउट करना होगा, ग्रुप को फाइंड आउट करना होगा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। उसके बाद वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, उसके बाद वो प्रॉब्लम कहां पे है, कौन से जगह प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना होगा। टेल द लोकेशन और सिचुएशन इन विच द प्रॉब्लम हैपेंस, यानी लोकेशन है, सिचुएशन, ऐसा कौन सा लोकेशन है और सिचुएशन है जहां पे इस तरह का समस्या हुआ, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर है, यूजिंग द 4W कैनवास यू प्रिपेयर इन क्वेश्चन 45 राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए एक क्वेश्चन 45 में आपको टॉर्टोइज एंड हेयर का स्टोरी पढ़े थे, उसमें प्रॉब्लम क्या था और इससे इफेक्ट क्या हुआ, तो आपको ये सब चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। पहला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था, तो ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू फेलियर इवन इफ समवन हैज ग्रेट एबिलिटी, अगर कोई आदमी बहुत अच्छा करने में है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए उसमें ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंट ही उसको ले डूबता है, जैसा कि आपको टॉर्टोइज हेयर में हुआ था जिसमें आपको खरगोश का ओवर कॉन्फिडेंट जो उसको हरा दिया। सेकेंड, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्यों हुआ, इट कॉज पीपल टू इग्नोर एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्टिंग द अनएक्सपेक्टेड डिफीट। इसमें क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये बन जाता है कि अरे बंदा तो दौड़ने बहुत तेज है, पढ़ने बहुत तेज है, वो पढ़ लेगा, ठीक है, और हमारे दिमाग में ये आता है कि अरे वो पढ़ने बहुत तेज है, वो आगे कुछ कर लेगा, बढ़िया से कर लेगा, लेकिन हमारे सोच के अकॉर्डिंग वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई पढ़ने में इतना तेज था वो क्यों नहीं कर पाया, यानी उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने सोचा, वो हमारा एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, क्यों, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट उसको डाउन कर दिया। यही आपका हो गया व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम। उसके बाद हु इज इफेक्टेड, इफेक्टेड कौन होता है, पीपल हु आर टैलेंटेड बट केयरलेस एंड दोज आर कंसिस्टेंट बट ओवरलुक। देखिए पीपल जो है वो आपको टैलेंटेड होता है लेकिन केयरलेस हुआ, ठीक है, वो पढ़ने बहुत तेज है लेकिन उसके दिमाग में ये बना हुआ है कि अरे भाई चलो हम तो बहुत पढ़ने तेज है, एग्जाम के 1 घंटा पहले पढ़ लेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे, और यही उसका केयरलेसनेस जो है वो आपको उसको ले डूबता है। एंड दोज हु आर कंसिस्टेंट बट ओवरलुक्ड, और मान लीजिए कोई कंसिस्टेंट है किसी काम में, अगर कंसिस्टेंट है तो काम वो कर लेगा, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, किसी काम को अगर ढंग से नहीं कर रहा है, लगातार नहीं कर रहा है, तो वही उसका कंसिस्टेंसी जो है उसको लूज करता है, यानी वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने काम को कभी टाइम पे नहीं किया, जिसके वजह से वो इफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद क्या है, वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, प्रॉब्लम कहां पे ये एग्जिस्ट हुआ, इन स्कूल, कंपटीशन, वर्क प्लेस एंड डेली लाइफ सिचुएशन। तो ज्यादा प्रॉब्लम इस तरह कहां होता है, स्कूल्स में होता है, कंपटीशन में होता है, या जहां काम लोग करता है, या फिर मान लीजिए लोग जो डेली लाइफ में अपना जिंदगी जी रहे हैं उस वहां भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए क्वेश्चन 50 है, यूजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग एक्शन अराउंड गोल, सेट एक्शन फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चन 47 एंड 49। ये आपका दो सिचुएशन था, 47 में आपको स्टोरी था टॉर्टोइज एंड हेयर, और 49 में था स्टोरी हु विल बेल द कैट। अब दोनों अकॉर्डिंग जो है एक्शन क्या था, गोल क्या था, वो सबको आपको आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। अकॉर्डिंग टू स्टोरी द टॉर्टोइज एंड हेयर, इसमें क्या था, गोल में टू प्रमोट कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डिस्करेज ओवर कॉन्फिडेंस इन टास्क एंड कंपटीशन। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना है और ओवर कॉन्फिडेंस को कम करना, यही मेन मोटो है उसका। अगर किसी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस ही उसका पतन का कारण बनता है, उनके बर्बादी का कारण बनता है। तो एक्शन में क्या हुआ, क्रिएट अ रूटीन, इसमें क्रिएट रूटीन, मेक अ डेली शेड्यूल एंड स्टिक टू विदाउट स्किपिंग टास्क, short term goal, break the big goal into a smaller manageable part, avoid distraction, focus on task instead of comparing with others,
प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, स्टे कमिटेड इवन व्हेन अदर्स सीम फास्टर। उसके बाद ट्रैक प्रोग्रेस रेगुलरली, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, रिफ्लेक्ट ऑन मिस्टेक्स। यानी ये आपको एक्शन अपनाना चाहिए। इसमें क्या है कि अपने हर काम के रूटीन बनाइए, जो बड़ा आपका गोल है उस गोल को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके उसको आप पूरा कीजिए। जो भी डिस्ट्रैक्शन कारण है उसको आप कम कीजिए। और प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या हो गया कि जो आप कमिट करते हैं, जो अपने आप से वादा करते हैं, उस वादे को पूरा कीजिए। ट्रैक प्रोग्रेस रेगुलरली, अपने प्रोग्रेस को हर दिन जांचिए और क्या आपकी गलती है उस गलती को कम कीजिए। यही आपको इस कहानी से सीख मिलता है। ठीक है, अब अगला स्टोरी में देखिए। अगला स्टोरी क्या है, हु विल बेल द कैट। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टू इनकरेज टीम वर्क, करेज एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग व्हेन फेसिंग कॉमन डेंजर और चैलेंज। अगर किसी भी तरह का चैलेंज आपके लाइफ में आता है, अगर आप टीम मेंबर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, टीम मेंबर के साथ काम करते हैं, तो टीम मेंबर के साथ आप उसको प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग करने के बाद सभी मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, सभी मिल के प्रॉब्लम को फेस कीजिए, सभी लोग मिल के उस प्रॉब्लम को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, जो प्रॉब्लम है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एक्शन क्या होगा, होल्ड ग्रुप डिस्कशन। जब आपको प्रॉब्लम आता है तो अपने टीम वर्क से या टीम जो आपका टीम मेंबर है उससे हम लोग डिस्कशन करें। और क्या होगा, लेट एवरीवन शेयर देयर थॉट्स एंड कंसर्न। तो अगर आप किसी भी ग्रुप से या टीम मेंबर से आप डिस्कस करते हैं तो सभी लोग कुछ ना कुछ थॉट शेयर करेंगे, जिससे आपको किसी न किसी से कोई ना कोई आपको आइडिया सुनने को मिलेगा जो आपके वर्क में हेल्पफुल होगा। सेकेंड, असाइन क्लियर रोल, गिव ईच मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। और जैसा जो मेंबर होता है, जिसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके टास्क को, उसके रोल को अप्लाई करना चाहिए, उसके रोल को देना चाहिए। उसके बाद क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप प्लान। किसी भी काम को करने के लिए कोई भी प्लान को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब क्या है, प्रैक्टिस लीडरशिप, इनकरेज समवन टू टेक द लीड विद द टीम सपोर्ट। और हमेशा टीम को सपोर्ट करने के लिए उसको इनकरेज कीजिए। ठीक है, अगर आप एज ए टीम वर्क, एज ए टीम लीडर काम करते हैं तो उसको हर टास्क में सपोर्ट कीजिए, जिससे वो काम को सही ढंग से और मन से काम करेगा। उसके बाद रिव्यू रिस्क एंड सॉल्यूशन, थिंक अबाउट व्हाट माइट बी रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स इट। और जो भी चीज गलत होता है, जो भी चीज आप फेस करते हैं, ठीक है, उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसको आप देखिए। गलत हो रहा है तो आप उस गलती को कैसे फिक्स करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसको आप फिक्स करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 51, व्हाई इज एथिकल कंडक्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के लिए एथिकल कंडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां आपको लिखा है, एथिकल कंडक्ट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, बीइंग ऑनेस्ट, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल while working on project. It is very important for success and trustworthiness of any project. कहने का मतलब ये हो गया, एथिकल कंडक्ट मतलब ये हो गया किसी भी काम को सही ढंग से करना, ईमानदारी से करना, बिना किसी भेदभाव करना है और रिस्पॉन्सिबल होकर करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सक्सेस होगा और आपका प्रोजेक्ट जो होगा यूजफुल होगा और हमेशा कोई ना कोई रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके बाद है 52, व्हाट रोल डज द 4W फ्रेमवर्क प्ले इन इंश्योरिंग इफेक्टिव प्लानिंग फॉर एआई प्रोजेक्ट। इसमें है कि 4W फ्रेमवर्क जो है किसी भी एआई प्रोजेक्ट के लिए कैसे इफेक्टिव होता है, यानी इफेक्टिव प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको हो जाएगा द रोल ऑफ 4W एआई प्रोजेक्ट प्लानिंग आर। सबसे पहला आप फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, यानी हेल्प डिफाइन द एग्जैक्ट इशू द एआई प्रोजेक्ट इज सॉल्विंग। जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जिस काम के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप एग्जैक्ट इशू को फाइंड आउट कीजिए, यानी जो प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि आप एआई के थ्रू जो है किसी क्रॉप के बारे में
जो या प्रॉब्लम जो किसान फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, तो ये आप उसमें उसके मेन रीजन को जानिए कि आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। सेकेंड, why is it a प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, व्हाई डू फार्मर नीड टू हेल्प एंड फाइंड द प्लांट डिजीज। तो इसमें आपको जानना है कि प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब वहां उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों जरूरी है। तो इसमें आपको एग्जांपल दिया है कि प्रॉब्लम को क्यों प्लांट का डिजीज को फाइंड आउट करना है। अगर वो प्लांट के डिजीज को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा तो वो दवा कैसे छिड़केगा, दवा उसमें कैसे डालेगा। इसलिए दवा को डालने के लिए, सही दवा के लिए उसको प्लांट का डिजीज मालूम होना चाहिए। थर्ड है, हु इज इफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से कौन इफेक्टेड हो रहा है। तो आपका हो जाएगा आइडेंटिफाई द यूजर ग्रुप हु नीड द एआई सॉल्यूशन। उसमें यूजर और ग्रुप को फाइंड आउट करना है जो इस तरह के सॉल्यूशन को चाहता है। यानी एग्जांपल में हो गया कि हु विल बेनिफिट, फार्मर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक्सेट्रा। इसमें किसको बेनिफिट होगा, फार्मर को होगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर को होगा, या फिर और किसी और को होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ये प्रॉब्लम कहां पे है। टेल अस द लोकेशन और सिचुएशन वेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। इसमें आपका हो गया वेयर आर द फार्मर लोकेटेड इन विलेज, फार्म्स एक्सेट्रा। यानी फार्मर कहां पे है, किस जगह पर फार्मर है, गांव में है, फार्म में है, या फिर कहीं और है। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है, लोकेशन को पता करना है। अब देखिए, हाउ कैन द यूज ऑफ फ्रेमवर्क लाइक द 4W कैनवास इम्पैक्ट द ओवरऑल एआई सिस्टम डिजाइन। तो एआई जो आपको फ्रेमवर्क, इससे आपको 4W कैनवास फ्रेमवर्क जो है वो पूरे एआई सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। देखिए, 4W कैनवास में मालूम है आपको क्या क्या होता है, व्हाट, व्हाई, हु और वेयर। ठीक है, जो आपको किसी भी स्टूडेंट को ये हेल्प करता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें उस पे क्या करना चाहिए, यानी सोचने में मजबूर करता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना समय चाहिए और क्या क्या आपका सामान उसमें लगेगा। ठीक है, इट इम्प्रूव द प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द इंटायर एआई सिस्टम। अगर एआई सिस्टम के द्वारा हम इस काम को करते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह के प्लानिंग को, डिजाइन को इम्प्रूव करता है और उसमें एक एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको दिखाया था कि आपको क्या इसका आउटपुट आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, इम्पैक्ट ऑन एआई सिस्टम डिजाइन आर क्लियर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को क्लियरली समझ सकता है। जैसे आपको हेल्प यू नो व्हाट प्रॉब्लम योर एआई सिस्टम इज सॉल्विंग, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका एआई सिस्टम जो है वो कौन से टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्यों आपका प्रॉब्लम जो है इंपॉर्टेंट है, यानी आपने जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो बनाने का पर्पस मेनली क्या है। ठीक है, फोकस ऑन राइट पीपल हेल्प आइडेंटिफाई हु इज इफेक्टेड एंड हु विल यूज द एआई सॉल्यूशन। इसमें यह पता चलेगा कि कौन लोग इससे इफेक्टेड हो रहा है और इस एआई सिस्टम को कौन यूज करेगा, ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद नो द एरिया ऑफ यूज हेल्प यू फिगर आउट वेयर द एआई सिस्टम विल बी यूज। और इससे ये पता चलेगा कि एआई सिस्टम जो है कहाँ यूज होगा, क्लासरूम में होगा, कंप्यूटर लैब में होगा, घर में होगा या खेत में होगा, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 54 है, वाई इज कंटिन्यूअस कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर बेनिफिशियल थ्रू आउट द प्रॉब्लम स्कोपिंग प्रोसेस। तो हमेशा कंटिन्यूअस जो है स्टेक होल्डर से कंटिन्यूअस कंसल्ट में रहने से क्या फायदा होता है। मान लीजिए कोई भी अगर प्रॉब्लम स्कोपिंग प्रोसेस चलता है तो उसमें आप स्टेक होल्डर से कंटिन्यूअस अगर टच में रहते हैं, कंसल्ट में रहते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है। देखिए, स्टेक होल्डर होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। स्टेक होल्डर आर द पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम और द सॉल्यूशन। स्टेक होल्डर ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रॉब्लम से इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन से इफेक्टेड होते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया,
पेरेंट्स हो गया, शॉपकीपर हो गया, डॉक्टर हो गया, एक्सेट्रा। यानी स्टेक होल्डर ऐसे लोग हो गए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन से इफेक्टेड होते हैं, जैसे आपका यहां पे लिखा हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ कंसल्टिंग स्टेक होल्डर कंटिन्यूसली आर, अगर स्टेक होल्डर से कंटिन्यूसली अगर कंसल्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या होता है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इसमें आप किसी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। यानी स्टेक होल्डर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी स्टेक होल्डर जो है आपको हर तरह के सिचुएशन में आपको समझने का हेल्प करेगा, क्योंकि स्टेक होल्डर जो है उस प्रॉब्लम को, इस सॉल्यूशन को ऑलरेडी फेस कर चुका होता है। बेटर आइडिया एंड सजेशन, दे कैन शेयर यूजफुल आइडिया दैट यू माइट और नॉट थिंक योरसेल्फ, और आपको स्टेक होल्डर जो है बेटर आइडिया और सजेशन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद स्टे ऑन राइट ट्रैक, रेगुलर कंसल्टेशन हेल्प यू चेक इफ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और आप रेगुलर कंसल्ट में रहते हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो है सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही ढंग से आपका प्रोजेक्ट वर्किंग में होगा कि नहीं होगा, वो आपको बताता रहेगा। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट एंड सपोर्ट, व्हेन यू इन्वॉल्व पीपल दे फील वैल्यूड एंड दे आर मोर लाइकली टू सपोर्ट योर प्रोजेक्ट, और अगर मान लीजिए कोई स्टेक होल्डर से कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा तो आपको क्या होगा, किसी काम को सही ढंग से करेंगे, यानी एक आपके प्रोजेक्ट को अहमियत मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट का एक वैल्यू मिलेगा, जिससे आप प्रोजेक्ट को सही ढंग से काम करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई चैलेंज अर्ली, स्टेक होल्डर कैन हेल्प यू फाइंड पॉसिबल प्रॉब्लम और रिस्क बिफोर इट्स टू लेट, अगर आप स्टेक होल्डर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो आप किसी प्रॉब्लम को, रिस्क को पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे कि आखिर आने वाले प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम होगा आप उसको पहले आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये किसके वजह से होगा? आपको स्टेक होल्डर के मदद से होगा। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन आंसर था वो आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, एक्शन और एथिकल इशू, ये जो आपको पार्ट है सुमिता अरोड़ा का, उसी का टोटल आपका क्वेश्चन आंसर या टॉपिक है। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या ट्रू फॉल्स हो गया, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए, और आई होप आप लोग को कुछ पार्ट तो जो है वो समझ में आया होगा।